नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज संगठन सृजन अभियान के तहत मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। यह अभियान पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। गुजरात के बाद अब इसे मध्य प्रदेश में लागू किया जा रहा है, जहां राहुल गांधी भोपाल में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक रणनीति पर चर्चा करेंगे। प्रदेश में भेजे गए 61 एआईसीसी पर्यवेक्षक जिला इकाइयों को पुनर्गठित करने की प्रक्रिया में सहयोग करेंगे। हर जिले के लिए एक प्रमुख पर्यवेक्षक के साथ 4 सह पर्यवेक्षक तैनात रहेंगे। ये टीमें समर्पित कार्यकर्ताओं की पहचान करेंगी और जिला अध्यक्षों के लिए नामों की अनुशंसा करेगी। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के दौरे पर आज लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी रहेंगे। कांग्रेस के नेताओं के साथ वो वहां बैठक करेंगे और संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस को अब नया नेतृत्व मध्य प्रदेश में मिलेगा और जो भीतरघात हैं उनके ऊपर गाज गिरने वाली है। ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। गुजरात के बाद अब इस मॉडल को मध्य प्रदेश में भी लागू करने की राहुल गांधी की तैयारी है और ऐसे में यह अभियान पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में एक प्रमुख पर्यवेक्षक के साथ 4 सह पर्यवेक्षक भी तैनात रहेंगे और ये जो टीम होगी ये समर्पित कार्यकर्ताओं की पहचान करेगी और उसके साथ ही जिला अध्यक्षों के लिए नामों की अनुशंसा भी करेगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष सिंह भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। संतोष, हमेशा से कांग्रेस के लिए यह बात कहती जाती रही है कि संगठन के तौर पर, उसकी शक्ति के तौर पर पार्टी थोड़ी कमज़ोर है, उतनी आगे नहीं है जितनी बीजेपी है इस वक्त। ऐसे में चूंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का अच्छा खासा जनाधार भी है, तो क्या राहुल गांधी का यह दौरा और संगठन सृजन अभियान कितना कारगर होगा? क्या कुछ इसमें विशेष रहने वाला है? उनके पूरे शेड्यूल के बारे में भी बता दीजिए। बिल्कुल कुणाल, आज राहुल गांधी लगभग 10:20 पे भोपाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे और लगभग 6 घंटे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहेंगे। और जिस तरीके से पार्टी के सृजन का जो कार्यक्रम रखा गया है, उसमें 4 बैठक करेंगे। पहले दौर की जो बैठक है वो पीसीसी कार्यालय में की जाएगी और साथ ही बताया ये जा रहा है कि जिस तरीके से पार्टी में गुटबाजियां मध्य प्रदेश में हावी हैं, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। वहीं जिला से आए हुए, ब्लॉक से आए हुए इकाइयों की जो बैठक है वो शाम को लगभग 4 बजे के आसपास वो करेंगे। 3 बजे के आसपास वो बैठक को करेंगे और भवन में बड़ी बैठक की जाएगी। तो फिलहाल राहुल गांधी का यही प्रयास है कि जिला स्तर से लेके पंचायत स्तर तक कांग्रेस के कार्यकर्ता हों। जिस तरीके से आज से बहुत 20-25 साल पहले की अगर बात की जाए तो सेवा दल एक संगठन हुआ करता था। जिस प्रकार से बीजेपी समर्पित आरएसएस है, इसी तरीके से सेवा दल कांग्रेस का हुआ करता था। उसी तर्ज में पुनर्जीवित करने का प्रयास है राहुल गांधी का। ठीक कह रहे हैं संतोष आप। और लेकिन एक बात यह भी है कि काफी अरसे से सत्ता से दूर भी रह रही है कांग्रेस। ऐसे में वो जो तमाम जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं हैं, उनके अंदर जोश भरने के लिए भी किया जा रहा है। उनके अंदर की जो स्थिति है, मानसिक स्थिति, आगे पार्टी को बढ़ाने की स्थिति, उसमें भी नई जान फूंकने की कोशिश है क्या? बिल्कुल बिल्कुल कुणाल, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बात की जाए तो जनाधार तो है कांग्रेस का, क्योंकि सामने देखने में आया था कि 15 महीने की सरकार कमलनाथ ने चलाई थी और दुर्भाग्यपूर्ण वो सरकार चली गई थी। तो ये तो साबित होता है कि कांग्रेस का जनाधार मध्य प्रदेश के अंदर है, लेकिन उसी जनाधार को फिर से जगाने का प्रयास राहुल गांधी का है और ये जमीनी स्तर से जगाने का प्रयास है। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला कितना कारगर होता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए संतोष आपका बेहद शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता संतोष सिंह बता रहे थे कि किस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाने के लिए कोशिश कर रही है। 15 महीने की सरकार का भी उन्होंने उल्लेख किया, जब कमलनाथ वहां के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। फिर अल्पकाल में ही वह सरकार गिर गई। हालांकि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी वहां पर शासन कर रही है। ऐसे में क्या वह खोया हुआ जनाधार वापस आ पाएगा राहुल गांधी के इस प्रयास से, यह भी देखना दिलचस्प होगा।
उस बीच अगली बड़ी खबर, जहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर कर चाईबासा की एमपी एमएलए विशेष अदालत द्वारा जारी गैर जमानती वारंट को चुनौती दी है। कोर्ट ने उन्हें 26 जून 2025 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। राहुल गांधी की ओर से इस वारंट को निरस्त करने की मांग की गई है। झारखंड के चाईबासा कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए आदेश दिया कि उन्हें 26 जून को कोर्ट में पेश होना होगा। यह मामला वर्ष 2018 में चाईबासा में आयोजित एक रैली के दौरान कथित तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। इस टिप्पणी के आधार पर बीजेपी नेता प्रताप कुमार ने चाईबासा सीजेएम कोर्ट में जुलाई 2018 में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां राहुल गांधी ने अपने गैर जमानती वारंट को चुनौती दी है। चाईबासा कोर्ट ने यह गैर जमानती वारंट जारी किया था और हाईकोर्ट में इस बाबत राहुल गांधी ने याचिका दायर की है। कोर्ट ने उन्हें 26 जून 2025 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है और इस वारंट को निरस्त करने के लिए राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। तो हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करेंगे। जी अजय, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनके लिए समन जो जारी किया गया है चाईबासा में, अब ऐसे में हाईकोर्ट मूव किए हैं राहुल गांधी, क्या राहत मिलने की उम्मीद है? कितना गंभीर यह मामला है? आगे की प्रक्रिया क्या रह सकती है? हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए कुणाल, मैं बताऊं कि जब 28 मार्च 2018 को कांग्रेस का जब अधिवेशन हो रहा था, तो उसमें बीजेपी के एक नेता पर राहुल गांधी ने विवादित टिप्पणी की थी। इसको लेकर 9 जून को एक बीजेपी के कार्यकर्ता है प्रताप कुमार, उन्होंने एमपी एमएलए कोर्ट में जो है वो चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट में उन्होंने रिट दायर की थी और कंप्लेन किया था कि उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है। इसी पर जो है जो एमपी एमएलए कोर्ट ने है उन पर एक गैर जमानती वारंट उन पर जारी किया है और 26 जून को उनको सशरीर उपस्थित होने के लिए कहा है। इसी के एवज में जो है राहुल गांधी जो है जो लोकसभा सांसद भी हैं, विपक्ष के नेता भी हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, उन्होंने कहा है कि हमने तो है चूंकि उपस्थिति से छूट के लिए हमने हाईकोर्ट में याचिका पहले ही से दायर की थी। ऐसे में जो है एमपी एमएलए कोर्ट को जो है, और वो जो मामला है वो अभी तक लंबित है, तो ऐसे में ये कोर्ट एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा उपस्थिति के लिए जो वारंट जारी किया गया है वो तर्क संगत नहीं है। इसी के लिए उन्होंने अपनी जो है हाई कोर्ट में जो है उसमें से गुहार लगाई है। और जो है एक चीज वो दिलचस्प बात ये हो सकती है, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट जो है इनको उनका कोर्ट का कहना है कि जो है वो उनके खिलाफ जो है गैर जमानती वारंट है, उनको सशरीर उपस्थित होना ही होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो है से राहुल गांधी जो है लगातार जो है मीडिया में बयानबाजी दे है और वो कह भी रही है और उन्होंने कहा है कि मैंने तो पहले ही से ही है, हमारे वकील जो है तो पहले ही से वो है तो उपस्थिति से छूट के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं और हाईकोर्ट की गुहार लगाई है। ऐसे में ये तर्क संगत नहीं है और हमको छूट मिलनी चाहिए। देखने वाली बात है कि आने वाले दिनों में इसका क्या असर होगा, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। उस बीच अगली बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है, जहां सुबह 6:30 बजे से ही श्री राम जन्मभूमि में दूसरे प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हो गई है। 3 जून से शुरू होकर 5 जून तक चलने वाले इस समारोह में राम जन्मभूमि के पहले तल पर राम दरबार, परकोटा के 6 मंदिर, शिवलिंग, गणपति, हनुमान, सूर्य, भगवती और अन्नपूर्णा के साथ में शेषावतार मंदिर, इन 8 मंदिरों में देव विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम मंदिर को सुंदर रोशनी से भी सजाया गया है और यह बड़ी खबर हम आपको रामनगरी अयोध्या से बता रहे हैं। आज से राम मंदिर में दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा समारोह का शुभारंभ हो रहा है। सुबह 6:30 बजे से ही इस समारोह की शुरुआत हो चुकी है।
और इसके लिए रामनगरी अयोध्या को भव्य तरीके से सजाया गया है। श्री राम जन्मभूमि के पहले तल पर जो राम दरबार है, परकोटा के मंदिर हैं, शिवलिंग है, गणपति हैं, हनुमान हैं, सूर्य, भगवती और अन्नपूर्णा के साथ जो शेषावतार मंदिर हैं, इन 8 मंदिरों में देव विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह भी जुड़ गए हैं इस खबर पर, उनसे बातचीत करेंगे। जी आनंद, बहुत ही आनंद का भी पल है। एक बार फिर से श्री राम नगरी अयोध्या में, एक बार तो इसका गवाह अयोध्या के वासी बने थे जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, और अब दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा। क्या कुछ खास रहने वाला है? कौन कौन से विग्रह वहां पर स्थापित किए जाएंगे? कैसा माहौल है? चलिए, हमारे संवाददाता से संपर्क हमारा टूट गया है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन लगातार श्री राम जन्मभूमि के बारे में हम आपको बता रहे हैं, जहां आज दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा समारोह उसकी शुरुआत हो गई है। खास बात यह है कि यह प्राण प्रतिष्ठा समारोह 3 जून से शुरू होकर 5 जून तक चलने वाली है। तो लगातार वहां पर अयोध्या नगरी में आम जनमानस का पहुंचना शुरू हो चुका है, और ऐसे में अयोध्या नगरी को बहुत ही खास तरीके से सजाया गया है। विशेष संवाददाता आनंद सिंह एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, अयोध्या नगरी एक बार फिर से उसी सजावट के साथ, भव्यता के साथ तैयार है क्या, जिस तरह से एक बार भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी? कैसा माहौल है? क्या कुछ रहने वाला है इस कार्यक्रम में? उसके सारे हाइलाइट्स हमारे दर्शकों को बताइए। ठीक है, एक बार फिर से हमारा संपर्क उनसे टूट गया है, लेकिन ये खबर हमने आपको बताई कि श्री राम जन्मभूमि में एक बार फिर से दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है। और इस बीच अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में पत्रकार के वाहन पर हुए हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के शैडो संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। इस संबंध में सोशल मीडिया पर एक बयान वायरल हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल बयान में टीआरएफ ने कहा है कि ऑपरेशन फ्लश आउट, कठपुतली और सहयोगी, हम पास में हैं और समय बीत रहा है, हम चूकते नहीं हैं बल्कि पश्चाताप का मौका देते हैं। अगली बार चूक नहीं होगी। यह हमला रविवार शाम बडगाम के ज्वालापोरा गांव में हुआ, जब अज्ञात बंदूकधारियों ने स्थानीय पत्रकार मंजूर अहमद भट्ट के वाहन को निशाना बनाया। हालांकि पत्रकार की बुलेट प्रूफ गाड़ी पर 2 गोलियां लगने के कारण वे बाल बाल बच गए। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर के बडगाम से, जहां टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट ने पत्रकार की गाड़ी पर हमले की जिम्मेदारी ली है। उल्लेखनीय है कि बडगाम में बुलेट प्रूफ गाड़ी पर गोलियां चलाई गई थीं अज्ञात बंदूकधारियों के निशाने पर एक पत्रकार थे। हालांकि सोशल मीडिया पर एक टीआरएफ का बयान भी वायरल हो रहा है, जहां यह लिखा गया है कि ऑपरेशन फ्लश आउट, कठपुतली और सहयोगी, हम पास में हैं और समय बीत रहा है, हम आप चूकते नहीं हैं बल्कि पश्चाताप का मौका देते हैं, अगली बार चूक नहीं होगी। एक और बड़ी खबर उत्तराखंड के नैनीताल से आ रही है, जहां नैनीताल में भवाली के देवी मंदिर के पास सोमवार की रात 8 बजे शॉर्ट सर्किट से 5 दुकानों और उनके ऊपर बने मकान में भीषण आग लग गई। इससे ये जलकर राख हो गए। एक दुकान में आग लगी और उसने 4 और दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और मुख्य बाजार आग की लपटों से धधक उठा। प्रथम तल पर दुकानों में लगी आग ने दुकान के ऊपर मकानों को भी राख कर दिया है। इस दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आग लगने के काफ़ी देर बाद तक यहां फायर ब्रिगेड के वाहन नहीं पहुंचे, मगर जब वह पहुंचे तब तक लाखों रुपए का नुकसान हो चुका था। एक दुकान से आग की लपटें उठना शुरू हुई थी। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, आग ने विकराल रूप ले लिया। आग इतनी भयानक थी कि एक के बाद एक अगल बगल की 4 और दुकानें इसकी चपेट में आ गई। फायर ब्रिगेड के वाहन के पहुंचने तक लोग अपने घरों से बाल्टी और डब्बों से पानी डालकर आग बुझाने में लगे रहे, लेकिन आग की लपटें तेज़ होने को और उन्हें काबू करने में काफ़ी मुश्किल सामने आई। लोग लाचार होकर दुकान और घरों को जलता हुआ देखते रह गए।
फायर ब्रिगेड के वाहन ने रात करीब 10:30 बजे कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो ये बड़ी खबर उत्तराखंड के नैनीताल से आपको बता रहे हैं, जहाँ भीषण अग्निकांड हुआ और 5 दुकानें और मकान जलकर राख हो गए। भवाली बाजार में यह घटना हुई और ऊंची ऊंची लपटें देख लोग भी काफी सहम गए। उत्तराखंड के नैनीताल की यह खबर हम आपको बता रहे हैं। विजुअल्स आप देख रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। आग की लपटें किस कदर भयावह रही और इस दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल भी पैदा हो गया, और लेकिन जब तक अग्निशमन की गाड़ियां वहां पर पहुंच सकती तब तक आग ने काफ़ी विकराल रूप ले लिया था। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सतीश, काफ़ी भयावह आग लगी की यह घटना लग रही है, क्या कुछ यह मामला रहा, कैसे आग लगी, मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए, ये मामला है नैनीताल भवाली बाजार का, जिसमें कुछ अभी साफ तौर पर ये नहीं हो पा रहा है कि आग लगने का कारणों का पता नहीं लग पा रहा है, कि जांच चल रही है और जांच का विषय है ये कि आग लग जाती है। कई बार क्या हो जाता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग जाती है। कई बार ये जो है ये कुछ कहीं जो दुकान में वर्कर रहते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उसके कारण आग लग जाती है। तो उसको लेकर अभी तो संशय बना हुआ है, लेकिन हाँ, आग इतनी भयानक थी कि बड़ी जो है 5 दुकानें आग की चपेट में आ गई और आग बहुत ही भयावह थी। अगर थोड़ा सा देर हो जाती तो काफी नुकसान हो जाता, लेकिन फिर भी 5 दुकानों का नुकसान हुआ, जो भयानक तरीके से नुकसान हुआ। ये उसमें आग की 5 दुकानें आग की चपेट में आई और काफी नुकसान हुआ। हाँ, यह है कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ, पर ये बच गया। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद सतीश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। उस बीच अगली बड़ी खबर यूट्यूबर मनीष कश्यप से जुड़ी हुई हम आपको बता रहे हैं, जहां पीएमसीएच के डॉक्टर्स और वहां के कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। यह कार्रवाई पत्रकार संघ के अध्यक्ष मोहन तिवारी, फरीदाबाद के जो रहने वाले हैं, उनकी ओर से दिए गए आवेदन के आधार पर की गई है। यह मामला पटना के पीर बहोर थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पीर बहोर थाना के थानाध्यक्ष अब्दुल हलीम ने बताया कि यूट्यूबर मनीष कश्यप के साथ पीएमसीएच के अज्ञात डॉक्टर्स और कर्मियों ने मारपीट की थी। उसी मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। थानाध्यक्ष अब्दुल हलीम ने बताया कि पीड़ित मनीष कश्यप से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। यूट्यूबर मनीष कश्यप को कई बार कॉल किया गया, लेकिन उसके बाद भी उनका कोई जवाब नहीं मिला है। फिलहाल केस दर्ज हो चुका है और मामले की जांच की जाएगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं यूट्यूबर मनीष कश्यप के मामले से जुड़ी हुई, जहां उनके साथ जो मारपीट का मामला हुआ है उसके लिए प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पीएमसीएच के डॉक्टर्स और कर्मियों को उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मोहम्मद दानिश हमारे संवाददाता फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी दानिश, क्या मामला है यह यूट्यूबर मनीष कश्यप का? आमतौर पर अपने यूट्यूब वीडियोस और फिर राजनीति में अपने स्टिंट के जरिए सुर्खियों में कभी कभार बने रहते हैं, ऐसे में ताज़ा मामला क्या है? देखिए कुणाल, सबसे पहले कुछ दिन पहले मनीष कश्यप जो है एक पीड़ित परिवार को लेकर वो पीएमसीएच पहुंचे थे, जहां पर उनको डॉक्टर के द्वारा जो है जो आरोप लगाया गया है कि उनको डॉक्टर के द्वारा मारपीट करके और मारपीट की गई और बांध के 3 घंटा रखा गया, जिसके बाद उनकी एक निजी हॉस्पिटल में उनका इलाज भी चला। उसके बाद लगातार मनीष कश्यप जो है वो सरकार के खिलाफ और डॉक्टर के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे थे। इसी बीच में पता चल रही है कि जो एफआईआर दर्ज कर गई और पुलिस जो जांच में लगी हुई है कि इसमें क्या कैसे घटना घटी है। कुछ दिन 2 दिन पहले की वीडियो मनीष कश्यप की थी कि जो वो पीएमसीएच के बाहर गेट के पास आके जो है वो अपने अंदाज में फिर से उसी अंदाज में जो है चिल्लाना और उसी अंदाज में वो रो रो के बता रहे थे कि हमने किसी एक पार्टी में ज्वाइन कर ली, वो हमारी गलती थी, हम लोगों के बीच में नहीं पूछे, मगर अब उस चीज को उस सिस्टम को हम सुधारेंगे, उसको हर चीज करेंगे। इसी में पुलिस जो है जांच कर रही है। ठीक है, शुक्रिया दानिश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।
यूट्यूबर मनीष कश्यप से जुड़ी खबर, इसके बारे में हम आपको बता रहे थे और अब जो उनके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है उसके लिए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। हालांकि थानाध्यक्ष ने बताया है कि यूट्यूबर से अभी तक कोई संपर्क हो नहीं पाया है। कई बार कॉल किया गया लेकिन उनका जवाब नहीं आया। और अगली बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है, नक्सलियों से जुड़ी हुई, जहां नक्सलियों को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। बस्तर के नक्सल मुक्त जिला होने के बाद अब सुकमा में 16 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। नक्सल प्रभावित केरला पेंदा गांव अब नक्सल मुक्त हो गया है। सोमवार को 2 हार्डकोर नक्सली समेत 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में एक महिला और पुरुष नक्सली हैं, जिन पर 8-8 लाख का इनाम भी घोषित है। इतना ही नहीं, सरेंडर करने वाले 6 नक्सलियों पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं नक्सलियों से जुड़ी हुई छत्तीसगढ़ से, जहां 16 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और कई नक्सलियों के ऊपर 25 लाख तक का इनाम था। तो कहा जा सकता है कि लाल आतंक को एक बार फिर से झटका लगा है। पीयूष मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ से, उनसे बातचीत करेंगे। जी पीयूष, लगातार नक्सलियों के खिलाफ अटैक, सरकार की मुहिम, नक्सली मुक्त भारत की सोच कल्पना, ये साफ तौर पर सार्थक होती हुई दिख रही है। ताज़ा मामला क्या है, अपडेट दे दीजिए। देखिए, 31 मार्च 2026 की जब से डेडलाइन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी है, उसके बाद जो फोर्सेस वहां डेप्यूट की गई, एक्स्ट्रा बलों को वहां भेजा गया, उसके बाद नक्सलियों पर जो आक्रमण हुए, जिसमें काफी नक्सली मारे भी गए, कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, गिरफ्तारियां हुई। उसके बाद नक्सलियों में भी 2 फाड़ हो गए। हमने दर्शकों को काफी बार इस बारे में अपने चैनल के माध्यम से बताया है। एक बार और हम उनको बताना चाहेंगे कि नक्सलियों में जो 2 फाड़ हुए हैं, जो 2 गुट बट गए हैं, उसमें से एक नक्सली मुख्य धारा में वापस लौटना चाह रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ आत्मसमर्पण की नीति यहाँ पे जो घोषित की गई है, नक्सल नीति यहाँ पे छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषित की है, उसमें काफी उनको अच्छा प्रतीत हो रहा है कि उनके बच्चों को जो एजुकेशन फ्री मिलेगी, उनको नौकरी का जो प्रावधान है और सजा में भी माफी दी जाएगी। तो ये काफी अच्छी अट्रैक्टिव स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई है। उसके तहत ये 2 फाड़ हुए हैं और नक्सलियों ने लगातार सरकार के प्रति विश्वास भी जताया है, क्योंकि अब वो मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं अपने बच्चों को लेकर, कि उनकी बच्चों की शिक्षा दीक्षा ठीक से हो पाए। तो उसी का ये अगर परिणाम देखें तो जो नक्सली लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जो सुकमा में भी जो इनामी नक्सलियों ने समर्पण किया है, सबसे बड़ी बात यह है कि तकरीबन 90% जो नक्सली थे वो इनामी नक्सली थे, जिनके ऊपर इनाम था, उन्होंने अपना यहाँ पे आत्मसमर्पण किया है। तो इससे सरकार की एक तरफ से विश्वास भी प्रतीत हो रहा है और सरकार के प्रति जीत भी नजर आ रही है। दूसरा, नक्सलियों में भी एक तरीके से कहीं ना कहीं भय नजर आ रहा है कि वो अब या तो मारे जाएंगे या तो उन्हें सरकार की नीति की तरफ समर्पित होना पड़ेगा। ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया पीयूष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।